नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है तुमको? बोर्ड है सिलेंडर, और सिलेंडर को रस्सी के थ्रू इसी के साथ हैंग किया गया है। रस्सी जो है वो सिलेंडर के चारों तरफ क्या गया है? रैप किया गया है। इस रैप अराउंड सिलेंडर। कुछ सोचो कि अगर मैं इस सिलेंडर को रिलीज कर दूं तो क्या होगा? ये सिलेंडर गोल गोल घूम के नीचे नीचे उतरेगा। रस्सी विल अनरैप एंड द सिलेंडर विल रोल। रोल बोलना सही नहीं होगा, रोल मैं एस्टैब्लिश करूंगा, रोल है नहीं, बट ये क्या करेगा? गोल भी घूमेगा और नीचे भी उतरेगा। दैट इज गोइंग टू परफॉर्म कंबाइंड ट्रांसलेशन एंड रोटेशन। ठीक है, तो पूछा है सिलेंडर इज रिलीज, फाइंड द लीनियर एक्सीलरेशन ऑफ द सिलेंडर। इस सिलेंडर का लीनियर एक्सीलरेशन पूछा क्या है। ठीक है, तो करते हैं इसको। सबसे पहले मैं इसका साइड व्यू देखें, इट विल बी इजियर फॉर अस टू सॉल्व। साइड व्यू अगर हम देखें तो मुझे सिलेंडर का चेहरा दिखाई देगा जो कि गोल है। समझ पा रहे हैं? और यहां पर मुझे दो टेंशन दिखाई देगा, टूटी, बिकॉज दो रस्सी है। साइड से देखोगे तो एक ही रस्सी दिखाई देगा, लेकिन टेंशन कितना लग रहा है? टूटी। क्लियर? और क्या फोर्सेस शो करेंगे हम इसमें? इसके अलावा कुछ एनीथिंग एल्स? याद रखना, इवन though it is not mentioned, there is no slipping. अगर स्लिपिंग होगा तो स्पेसिफिकली मेंशन, अगर कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा, किसकी भी स्लिपिंग नहीं हो रहा, रस्सी और सिलेंडर के बीच कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा। यही दो फोर्सेस हैं, एनीथिंग एल्स? हमको ये पता है कि ये जो सिलेंडर है ये ट्रांसलेट भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है। और रोटेट किस तरफ करेगा? एंटी क्लॉकवाइज की तरफ क्या होगा? अल्फा। बात को समझो, यहाँ पर हमने ट्रांसलेशन के लिए कितना एक्सीलरेशन लिखा है, नॉट लिखा है, और रोटेशन के लिए कितना एंगुलर एक्सीलरेशन लिखा है, अल्फा लिखा है। ए को कौन डिसाइड करेगा? नेट फोर्स। अल्फा को कौन डिसाइड करेगा? नेट टॉर्क। दो अलग अलग इक्वेशन है। बात को समझो। बिफोर आई स्टार्ट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम एक चीज बता के रखना चाहूंगा, हम टॉर्क जो निकालते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने टॉर्क किसके अबाउट चेक किया? सेंटर ऑफ मास के अबाउट चेक किया। हमेशा याद रखना, हम जब भी टॉर्क निकालेंगे वी शैल ट्राई टू फाइंड आउट टॉर्क अबाउट 2 points. इट इज आइदर अबाउट द सेंटर ऑफ मास और अबाउट द पॉइंट ऑफ जीरो वेलोसिटी। बात को समझो, इट इज आइदर अबाउट द सेंटर ऑफ मास और अबाउट द पॉइंट ऑफ जीरो वेलोसिटी। बात समझ में आया? देखो मैं क्यों कह रहा हूँ, पॉइंट ऑफ जीरो वेलोसिटी का कंसेप्ट बाद में सिखाऊंगा, पहले मैंने सेंटर ऑफ मास क्यों कहा है। यहाँ इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व करोगे तो सारे रियल फोर्सेस को शो करोगे, लेकिन अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से तुमको उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सारे रियल फोर्सेस के साथ साथ तुमको सूडो फोर्स भी लगाना पड़ेगा। तो ये सेंटर ऑफ मास एक्सीलरेटेड है, यस इट इज एक्सीलरेटिंग विद इनफ। इसके थ्रू अगर मैं एक्सिस पास कर दूं, इसके थ्रू अगर मैं एक्सिस पास करके टॉर्क एनालाइज कर रहा हूं, तो एक सूडो फोर्स ड्रॉ करके सूडो फोर्स का भी टॉर्क लेना चाहिए। बात को समझो, mg जो है वो तो एक रियल फोर्स है, लग रहा है। t जो है ट्वाइस t जो, वो भी एक रियल फोर्स है जो कि लग रहा है। ध्यान देना, मैंने क्या कहा कि बताओ तो किस तरह रोटेट करेगा। तुम लोगों ने बोला सर सेंटर ऑफ मास में एक्सिस्ट मानते हैं, देखो mg का टॉर्क 0 हो गया, 2t ही सिर्फ जिंदा है और 2t सिलेंडर को कैसे घुमाना चाहता है? एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहता है। यही सोच के बोला एंटी क्लॉकवाइज होगा। मैं तुमको इसके आगे यही पूछ रहा हूँ कि अगर मैंने इसको एक्सिस्ट माना, बात को समझो, तो ये एक्सिस्ट ऐसे पॉइंट के थ्रू पास कर रहा है जो कि खुद एक्सीलरेटेड है। सेंटर ऑफ मास इज मूविंग डाउन विद एन एक्सीलरेशन ऑफ a। तो इस प्रॉब्लम को अगर एनालाइज करना है तो सूडो फोर्स लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए? लगाना चाहिए। किधर लगाओगे सूडो फोर्स? ऊपर। कहाँ लगाओगे? सेंटर ऑफ मास पे लगाओगे। समझ में आया नहीं? तो सेंटर ऑफ मास में अगर तुमने सूडो फोर्स लगाया और सेंटर ऑफ मास की तुमने एक्सिस मान लिया, तो सूडो फोर्स का टॉर्क आएगा नहीं। दैट इज द रीजन सेंटर ऑफ मास इज ए सेफ प्लेस टू चूज एज एन एक्सिस। क्या सर हमें सेंटर ऑफ मास को एक्सिस मानना है क्या? तो इस पॉइंट को एक्सिस मान सकते हो, लेकिन तब तुमको सेंटर ऑफ मास में एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, उसका भी टॉर्क कंसीडर करना पड़ेगा। ऐसे ही कॉम्प्लिकेशंस आ जाएगा। दैट इज द रीजन मैं कह रहा हूँ कि एक चॉइस हमेशा तुम्हारे सामने क्या होगा, टू टेक द सेंटर ऑफ मास एज एन एक्सिस एंड देन फाइंड आउट द टॉर्क। बिकॉज सेंटर ऑफ मास को लोगे देन यू विल हैव द एडवांटेज, ये सूडो फोर्स का सूडो टॉर्क का टेंशन नहीं होगा। एग्जैक्टली बोलो, समझ में आया नहीं है? इन चीजों को याद रखो, लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके फाइन। अभी अगर मैं A0 की इक्वेशन लिखना चाहूँ तो फटाक से सिलेंडर को पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दूंगा। किसी को कोई प्रॉब्लम इससे? चलिए तो सिलेंडर नहीं दिखा, नहीं है ये पॉइंट मास है।
इसमें नीचे कितना फोर्स लग रहा है, ऊपर कितना लग रहा है, एक्सीलरेशन ऑफ A0। पहले भी किया था ये कंसेप्ट, याद है ना? तो हम क्या लिखेंगे, ये तो हमने फोर्स के इक्वेशन लिखे। अभी हम टॉर्क के इक्वेशन लिखेंगे। तो टॉर्क का इक्वेशन लिखने के लिए हमको एक्चुअली शेप एंड साइज मैटर करता है, फोर्स कहाँ लग रहा है वो भी मैटर करता है। तो अगर मैंने ये दिया, यहाँ पर ट्वाइस T है, ध्यान देना दिस इज mg, और इसको हमने एक्सिस दिया, अल्फा इधर लग रहा होगा, mg का टॉर्क 0, अल्फा क्या होगा, फोर्स अगर एक्सीलरेशन अगर फोर्स का मास होता है अल्फा होगा, आई किसके अबाउट भाई, टॉर्क लिखा है, इट्स नॉट, इस केस में सेंटर ऑफ मास है, लेकिन मैं चाहूंगा तुम क्या याद रखोगे, सर हम जिस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिखेंगे ना, वही एक्सिस का टॉर्क आई लिखना है, उसी एक्सिस के अबाउट आई लिखना है, याद रहेगा ये चीज। तो टॉर्क जब हम लिखेंगे, ध्यान देना, सब सिखा चुका हूँ, 2d, ये डिस्टेंस कितना होगा, r, राइट, और इसको मैं सॉलिड सिलेंडर मान लेता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी लाइक अ डिस्क, r स्क्वायर चलाएंगे 4t, राइट, बोलो समझ पाए नहीं? ध्यान से देखो, तुम्हारे पास कितने सारे वेरिएबल्स हैं, t एक वेरिएबल है, अल्फा एक वेरिएबल है, e एक वेरिएबल है, और इक्वेशन है तुम्हारे पास सिर्फ दो। तीसरा इक्वेशन कहाँ से आएगा, लेट्स सी, ये देखो, और ये हो गया हमारा रस्सी। सर आपने दोनों को अलग अलग क्यों शो किया, क्योंकि मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि ये जो सिलेंडर है वो रस्सी के साथ कांटेक्ट में नहीं है, रस्सी के साथ कांटेक्ट में, जस्ट अलग करके बनाया ताकि तुमको ये दिखाई दे कि उनके बीच क्या चल रहा है। यू एग्री कि रस्सी मूव नहीं कर, सर रस्सी तो सीलिंग के साथ अटैच है, कहाँ मूव करेगा, रस्सी अपने जगह पर ही। तो रस्सी का इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन पूछोगे, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन, बात को समझो। और मैंने कहा कि कैंसिलेशन के इसके पास कितना है, A0, रोटेशन के इधर क्या है, अल्फा। मैंने पूछा कि भाई ये बताओ कि इस जगह का एक्सीलरेशन क्या होगा, तब तुमने बोला कि सर अगर मैं सिर्फ कैंसिलेशन मानता हूँ तो इस बॉडी के हर एक पॉइंट के पास नीचे के डायरेक्शन में क्या जाएगा, A0, इस पॉइंट के पास इधर एक A0 आएगा। अब अगर मैं रोटेशन को कंसिडर करूं तो इस तरफ रोटेशन, इस तरफ क्या जाएगा, जैसे कि हमको पता है कि ये पेरिफेरियल पॉइंट जो कि इस रस्सी के साथ टच में, कांटेक्ट में है, उन दोनों के बीच कोई स्लिपिंग नहीं है, तो दोनों पॉइंट का एक्सीलरेशन क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। इस रस्सी का अगर 0 है, इसी रस्सी के साथ ये पॉइंट अटैच है, इस पॉइंट का भी रिजल्टेंट एक्सीलरेशन 0 होना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, A0 बराबर r, समझ आएंगे क्या है, A0 इज इक्वल टू r अल्फा। तो यहाँ पर r अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, 40/m, ध्यान दो, आर अल्फा लिख दिया 40/m, और आर अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, A0 लिख सकते हैं, 40/m, तो t का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, m/4 है ना। यहाँ अगर हम पुट करेंगे, ध्यान देना, mg माइनस 2t, t की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, A0/4, ये कितना हो गया, A0 which is 2/4, that is mg, ये कितना हो जाएगा, m/2, m चला जाएगा, और A0 का वैल्यू कितना आ जाएगा, समझ में क्या था। और एक तरीका दिखाऊंगा इस क्वेश्चन को करने का। क्या तुमको मैंने कहा था कि अगर हम टॉर्क निकालते हैं तो हम एक्सिस सेंटर ऑफ मास के थ्रू चूज करेंगे या पॉइंट ऑफ जीरो वेलोसिटी, जीरो एक्सीलरेशन के थ्रू चूज करेंगे। क्या इस पूरे बॉडी में ऐसा एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है जिसका कोई एक्सीलरेशन नहीं है, जीरो एक्सीलरेशन, ये अभी तो डिस्कस किया था। फिर ये देखो, ये वाला पॉइंट, इसके पास तो कोई एक्सीलरेशन है ही नहीं, तो इसके थ्रू अगर मैं एक्सिस मान लूं, इसके लिए कोई सूडो टॉर्क आएगा ही नहीं, कोई सूडो फोर्स आएगा नहीं, बिकॉज ये जो जगह है इसके पास कोई एक्सीलरेशन नहीं है। इज दैट क्लियर? अच्छा सर, अगर हम इसको, इस पॉइंट को, ध्यान देना, इस पॉइंट को अगर हम एक्सिस मानते हैं, एक्सिस मान के अल्फा लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे, एक्सिस आएंगे, इस पॉइंट के थ्रू क्या पास कर रहा है, इसको एक्सिस मानो। एंटी का सेंस ऑफ रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज सही है नहीं, एंटी क्लॉकवाइज सही है नहीं, तो ये हो जाएगा अल्फा, बोलो भाई। कभी अगर इस टेक्निक से अल्फा लिखना चाहोगे तो अल्फा हम क्या लिख देंगे, ध्यान से देखो, अल्फा जिसकी ये एक्सिस है, 2t का टॉर्क 0, ध्यान से देखो, mg है, इसका लिवर कितना है r,
mg और भूलो मत आए किसके अबाउट, जिसके अबाउट तुमने टॉर्क लिखा था, और तुमने टॉर्क किसके अबाउट लिखा था, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने के लिए तुमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना पड़ेगा. सो आई अबाउट दिस एक्सिस is equal to I about center of mass mr square by 2 plus m into r square 3 mr square by 2. समझ में आया नहीं आया? हमने क्या लिखा है, दिस इज 3 mr square divided by 2, r square चला गया, एक r अल्फा हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ पर m चला गया, ये कितना है 2g by 3 और a नॉट का वैल्यू कितना हो गया 2g by 3, बिकॉज तुमको पता है कि r अल्फा और a नॉट का वैल्यू क्या होगा सेम. देखो दो लाइन में सॉल्व हो गया, ये तो चाहिए था a नॉट 2g by 3. यार देखो हमको कितना इक्वेशन सॉल्व करना पड़ा, बोलो समझ में नहीं है. इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं. यहाँ पर मैंने तुमको क्या सिखाया, एक तो फोर्सेस का इक्वेशंस लिखना सिखाया, फोर्स इक्वेशन कैसे लिखना पड़ता है, टॉर्क इक्वेशन कैसे लिखना पड़ता है, नोट्स के कंडीशन सिखा दिया कि नोट्स के कंडीशन कैसे अप्लाई करते हैं. फिर मैंने क्या सिखाया कि टॉर्क निकालने का दो एक्सिस है, आइदर यू चूज द सेंटर ऑफ मास और यू चूज द पॉइंट ऑफ जीरो वेलोसिटी जीरो एक्सीलरेशन. सेंटर ऑफ मास चूज करने का फायदा ये है कि सूडो फोर्स भी सेंटर ऑफ मास पे ही लगता है, उसका टॉर्क जीरो आ जाएगा, और पॉइंट ऑफ जीरो वेलोसिटी जीरो एक्सीलरेशन लूंगा तो और भी बढ़िया है, कोई सूडो फोर्स आएगा. इज दैट क्लियर? अच्छा, नाउ जब ये सिलेंडर, ओके दिस इज रोलिंग मोशन, दिस इज रोलिंग मोशन, जैसे कि प्लेटफॉर्म ये होता था और इसमें एक स्फीयर रोल करता था. अभी ऐसे इमेजिन करो, रस्सी बन गया प्लेटफॉर्म और रस्सी के ऊपर ये सिलेंडर जो रोल करके नीचे उतर रहा है, ये भी प्योर रोलिंग मोशन है, बिकॉज जिस जगह पर ये स्फीयर इस रस्सी के साथ कांटेक्ट में है, रस्सी और इस पॉइंट के बीच नो स्लिप कंडीशन है, रिलेटिव मोशन जीरो है, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, तो ये भी हो गया रोलिंग मोशन. इज दैट क्लियर? ये क्या हो गया, दिस इज रोलिंग मोशन. इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड? Whenever I ask this question, तुम्हारे दिमाग में सबसे पहला चीज क्या आएगा? सर ने कहा कि मैकेनिकल एनर्जी, सर ने कहा मैकेनिकल एनर्जी तभी कंजर्व हो सकता है अगर सिस्टम में सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस ही काम कर रहे हैं. अरे भाई, मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, उनको कंजर्व रहना है तो सिस्टम में काम करने वाले फोर्सेस सिर्फ कंजर्वेटिव होना पड़ेगा. तो बोलोगे सर अरे एमजी तो दिख रहा है सर, लेकिन 2D भी तो काम कर रहा है. एक्चुअली में 2D काम कर रहा है. वो तो तभी होता है कि जिस जगह पर फोर्स लगता है दैट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हैज टू मूव. बोलो 2D कहाँ पर लग रहा है? 2D ऐसे एक जगह पर लग रहा है जिसका वेलोसिटी हमेशा जीरो है, वो पॉइंट मूव कर ही नहीं रहा, तो 2D का वर्क डन क्या आएगा? जीरो. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. नेक्स्ट थिंग टू लर्न फ्रॉम दिस क्वेश्चन, वर्क डन बाय 2D इन दिस केस इज इक्वल टू व्हाट? जीरो. बचा सिर्फ mg. mg एक कंजर्वेटिव फोर्स है. डेफिनेटली वी कैन कंजर्व एनर्जी इन दिस केस. कैसा एनर्जी? मैकेनिकल एनर्जी. कैसे कंजर्व करें? ध्यान से देखो, ये हमारा स्फीयर था, जैसे कि स्फीयर के पास ये यहाँ पहुंचा. इनिशियली इसके पास ना ट्रांसलेशनल वेलोसिटी है ना इसके पास एंगुलर वेलोसिटी. बात को समझो, जब यहाँ पहुंचा इसके पास v है, एंड इसके पास क्या है? ओमेगा. ये रस्सी है, तुमको पता होना चाहिए कि इन दिस केस v इज इक्वल टू व्हाट? ओमेगा. नो स्लिप कंडीशन है. इज दैट क्लियर? अच्छा, अगर इसको अपना रेफरेंस लेवल मानता हूं, जैसे दिस हाइट इज h, इसको रेफरेंस लेवल मानने का मतलब है कि यहाँ पर हमने पोटेंशियल एनर्जी को क्या मान लिया? जीरो. यहाँ पर इस सिलेंडर के पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी कितना है? जीरो. यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? अब हम ट्रिक यूज कर लेंगे. मैंने बोला था कि अगर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पता है ना, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ रोलिंग मोशन ऑन ए स्टैटिक प्लेटफॉर्म तुमको सिर्फ 1 प्लस n को मल्टीप्लाई करना है. तो अगर हम सिर्फ 1 प्लस n को मल्टीप्लाई करें, मतलब 1 प्लस हाफ इन दिस केस, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? समझ गए ना? तो कितना होगा? 3/4 mv. इज दैट क्लियर? राइट. अब अगर हम एनर्जी को कंजर्व करें, हम क्या लिखेंगे? mgh दैट इज इक्वल टू व्हाट? 3/4 mv स्क्वायर. mm चला गया है ना. gh इज इक्वल टू व्हाट? 3 v स्क्वायर. अब तुम बोलोगे सर क्या फायदा, निकालने तो एक्सीलरेशन दिया है. Let us differentiate both the sides with respect to time. कर सकता हूँ. H भी टाइम के साथ बदल रहा है, V भी टाइम के साथ बदल रहा है. Because अगर acceleration चाहिए, the only way to do that is to differentiate G with respect to time. बोलो भाई. Yes sir. G constant है. Differentiation होगा तो किसका होगा? dH/dt. ये 3/4 है. V square का differentiation होगा 2D into dV by dt. मैं कहूँगा कि dH/dt और V they will cancel out. dH/dt क्या है? Linear distance covered. वही तो v है. तो ये dH/dt और हमने v को क्या कर दिया? कैंसिल आउट. देखो 2 to the 4 चला गया. अब a का मतलब कितना आया? 2g.
दूंगा 3 मेथड दिखाया करने। एक में लास्ट में मैंने क्या देखा, एनर्जी कंजर्वेशन। इसमें तुमने क्या सीखा सर कि अब यही सिर्फ काम कर रहा है, 2D दिख तो रहा है लेकिन वो काम नहीं कर रहा, बिकॉज जिस जगह पर वो लग रहा है वो काम वो मूव नहीं कर रहा। दैट इज द रीजन स्टैटिक फ्रिक्शन का मोशन हमेशा जीरो होता है, बिकॉज रिलेटिव मोशन क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन तो फ्रिक्शन लग रहा है वो फ्रिक्शन काम नहीं कर पाता, बिकॉज वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मूव नहीं कर रहा। समझ में आ रहा है नहीं? ओके, चलो this like the sphere of mass m and radius r, देख रहे हैं sphere है, mass and radius r slips on a rough horizontal plane, एक rough horizontal plane उसमें slip कर रहे हैं। Initially it has translational velocity of v naught और उसके बाद rotational velocity कितना v naught by 2r। Find the translational velocity after the sphere starts to roll। फ्रिक्शन तब तक काम करना बंद नहीं करेगा जब तक रिलेटिव मोशन रुकता नहीं कि ये स्लिप करेगा। अभी इस क्वेश्चन का अगर जवाब देना है तो इस क्वेश्चन का जवाब सिर्फ एक ही पॉइंट दे सकता है, दैट इज द पॉइंट ऑफ कंटेंट। एक बार पॉइंट ऑफ कंटेंट को पूछ कि भाई तुम्हारे पास कितना वेलोसिटी, वो बोलेगा सर ट्रांसलेशन के लिए मेरे पास कितना है, रोटेशन के लिए कितना होगा, आर होगा, आर इंटू वी नॉट बाई 2, वी नॉट बाई 2। तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट के पास वेलोसिटी है आगे की तरफ, दोनों समझ में आएंगे। तो ग्राउंड बोलेगा भाई साहब ऐसे तो हो नहीं सकता, तो लगा देगा फ्रिक्शन किधर, पीछे किधर। अभी कौन जीत रहा है, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी जीत रहा है, मतलब ट्रांसलेशनल वेलोसिटी स्ट्रॉन्गर है, ओमेगा क्या है, वीकर है। और फ्रिक्शन का काम क्या है कि इन दोनों पॉइंट के बीच कोई घिसाई ना, और फ्रिक्शन तब तक काम करेगा जब तक इस पॉइंट का वेलोसिटी प्लेटफॉर्म से ना हो, और प्लेटफॉर्म का तो जीरो है। तो फ्रिक्शन तब तक लगेगा जब तक इस स्फीयर का बॉटम मोस्ट पॉइंट का स्पीड जीरो तक ना हो। जीरो तक अगर पहुंचाना है तो वी नॉट के वैल्यू को डिक्रीज करना पड़ेगा। वी नॉट कहां से आया, ट्रांसलेशन से आया, और ओमेगा के वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। देखो एक बार ऐसे फोर्स अगर देखोगे तुम, द बॉडी इज रिटार्डिंग बिकॉज वेलोसिटी वी नॉट आगे की तरफ है। अभी रोटेशन कुछ देखने की जरूरत नहीं, अभी तुम सिर्फ किसको देखोगे, ट्रांसलेशनल मोशन को देखोगे और बोलोगे सर ये जो बॉडी है वो वी नॉट वेलोसिटी से आगे जा रहा है, फोर्स पीछे लग रहा है, सो दिस इज अ केस ऑफ रिटार्डेशन। रिटार्डेशन होगा तो ए सी ओन किधर आएगा, इधर। बोलो भाई, तो ये ए जो है वो वी नॉट को क्या करेगा, घटाएगा, दिस वी नॉट विल डिक्रीज। लेकिन यही फ्रिक्शन टॉर्क भी अप्लाई करता है, और किस तरह अप्लाई करेगा ध्यान से देखो। और दिस अल्फा इधर आया, और अल्फा किसको सपोर्ट कर रहा है, वी नॉट बाई 2r को सपोर्ट कर रहा है, ओमेगा को सपोर्ट कर रहा है। ओमेगा के वैल्यू को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। दैट मींस ये वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और एक वक्त आएगा कि ये घट के वैल्यू तक पहुंचेगा, ये घट के v तक पहुंचेगा, और ये वी नॉट बाई 2 से बढ़ के v तक पहुंचेगा, और दोनों स्पीड्स क्या हो जाएगा, सेम, और इस पॉइंट में फाइनल वेलोसिटी जीरो। फ्रिक्शन उस दिन के बाद लगना बंद हो जाएगा, बस फ्रिक्शन को जो करना था उसने कर दिया। और उसी मोमेंट के बाद मैं बोलूंगा ये बॉडी कैसा मोशन परफॉर्म कर रहा है, दिस बॉडी इज एक्चुअली परफॉर्मिंग रोलिंग मोशन। इज दैट क्लियर? बोलो मत ये जो फ्रिक्शन लग रहा है दिस इज अ कांस्टेंट फ्रिक्शन, दिस इज काइनेटिक इन नेचर, और ये काम कर रहा है, एनर्जी कंजर्व नहीं कर पाएगा क्योंकि डिसाइड हो रहा है। बात समझ में नहीं क्या, इसको भी मैं दो तरीके से तुमको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ध्यान से देखना। अगर मैं ए का वैल्यू पूछूं तो बोलेगा सर एफ बाई एम, इसे गोइंग डाउन, बोलो भाई। और ए का वैल्यू हम क्या चाहते हैं, इसे को डाउन, म्यू एन, एन का वैल्यू एम जी, नीचे कैंसिल हो जाएगा म्यू जी। अभी तक तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, इतना तो आ जाना चाहिए। ये मैंने फोर्स का इक्वेशन लिखा। टॉर्क का इक्वेशन अगर लिखना चाहते हैं, याद रखना सेंटर ऑफ मास के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा। नीचे वाला पॉइंट, नीचे वाला पॉइंट पॉइंट ऑफ जीरो वेलोसिटी नहीं है, नीचे वाला पॉइंट के पास जीरो एक्सेलरेशन नहीं है अभी, तो इसके बाद हम टॉर्क नहीं लिख सकते। सो वी आर जस्ट लेफ्ट विद वन ऑप्शन। अगर हम किस बॉडी पे टॉर्क लिखना है, हम किसके अबाउट लिखेंगे, हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखेंगे। तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय व्हाट, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास। टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास अगर हम लिखना चाहें तो एफ इनटू आर, देखो भाई एफ इनटू आर, एफ को हम क्या लिख सकते हैं, म्यू एम जी इनटू आर, और आई से में 2/5 चलेगा, चलेगा कितना है भाई, 5 आएगा ना,
अल्फा ओमेगा को बदलेगा, ए नॉट वी को बदलेगा, वी नॉट को बदलेगा। जैसे टी टाइम के बाद रोलिंग मोशन चालू हो गया, टी टाइम के बाद, टी टाइम के बाद का पिक्चर कुछ ऐसा होगा कि वी नॉट घट के वी बन चुका होगा और ये वी नॉट बाई 2r जो ओमेगा है वो बढ़ के ओमेगा तक पहुंचा होगा और ऐसा सिचुएशन होगा कि वी और आर ओमेगा दोनों का वैल्यू क्या हो चुका होगा, सेम हो चुका होगा। मतलब पहले से दिस इज अ टाइमली, पहले से दिस इज अ टाइम इक्वल टू 0 और यहां से रोलिंग मोशन चालू हो चुका है। डू एग्री विद दिस? ओके फाइन। तो अगर मैं सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन को देखूं, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, फाइनल वेलोसिटी v, दिस इज अ केस ऑफ रिटार्डेशन, कैन आई यूज द फार्मूला v इक्वल टू u प्लस at? यस सर। फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल वेलोसिटी ये पीछे की तरफ है इसलिए माइनस, फेवर है मोशन में या अगेंस्ट द मोशन, दैट इज नॉट हाउ साइन इज डिसाइडेड फॉर एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन से वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर के आगे प्लस माइनस लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो देख के डायरेक्शन। हमने राइट को पॉजिटिव माना, लेफ्ट को नेगेटिव माना, इसलिए हमने वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव रखा, लेकिन एक्सीलरेशन का साइन हमने क्या लिया माइनस, बिकॉज़ इधर लग रहा है पीछे की तरफ और एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना है म्यू। बोलो समझ में आया नहीं है? अभी यही काम हम रोटेशन के लिए भी करेंगे। v फाइनल कितना है ओमेगा, v इनिशियल कितना है ओमेगा, ओमेगा बाय 2r है ना? हाँ, और साइंस दोनों का क्या है सेम है ना? v का वैल्यू क्या करें, इंक्रीज करें, जैसे केस ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन का प्लस अल्फा इनटू टी, अल्फा कितना होगा 5 समझ रहे हो? समझ रहे हो? अभी क्या मैं ये रिलेशन अप्लाई कर सकता हूँ, v इक्वल टू आर ओमेगा, बोलो ना। अगर हम v इक्वल टू आर ओमेगा यूज करेंगे, v के जगह हम लोग क्या लिखेंगे v नॉट माइनस डी और आर ओमेगा, आर ओमेगा आर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बनेगा v नॉट बाई 2 प्लस 5 यूजी की डिवाइडेड बाय व्हाट, टाइम लिखिएगा यहाँ से, वो टाइम लिखिएगा जब रोलिंग मोशन चालू होगा। ध्यान से देखो क्या आएगा, यहाँ पर क्या बचेगा v नॉट बाई 2 और यहाँ कितना बचेगा 7 यूजीटी बाई 2 कैंसिल, टाइम का वैल्यू कितना मिला v नॉट बाई 7 यूजी, टाइम तो निकल गया। पूछा क्या गया है, पूछा गया है फाइंड द ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, v का वैल्यू कितना है, v तो v का वैल्यू कितना होगा ध्यान दो, t के जगह अगर v नॉट बाई 7 यूजी पुट करूं, ऊपर म्यूजी नीचे म्यूजी कैंसिल आउट, v नॉट माइनस v नॉट बाई 7 कितना है 6 समझ में आया क्या हुआ है, क्या हुआ समझ में आया, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं करो। मैंने इसको दिखाया ताकि तुमको एग्जैक्टली पता चले कि हो क्या रहा है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ ध्यान देना, लिसन वेरी केयरफुली। मैं जमीन के अलावा जमीन के ऊपर एक फिक्स्ड एक एक्सिस चूज कर लेता हूं, दिस इज द एक्सिस फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड। अभी इस बॉडी को देखो, इस बॉडी को देखो, केस पे इस एक्सिस के ऊपर कोई टॉर्क लग रहा है, लेट्स एनालाइज, लेट्स एनालाइज। फ्रिक्शन इज पासिंग टू द एक्सिस, तो कोई टॉर्क, यहाँ पर नीचे क्या लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है, एन इक्वल टू एम जी वाई, इस एक्सिस के अबाउट एन क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है और एम जी एंटी क्लॉक, ये एक्सिस ऐसा है भाई, दिस इज एक्सिस ऐसा 3D में ऐसे दिखाया है, 3D में ऐसे दिखाया लेकिन एक्सिस ऐसा है, तो एन क्लॉकवाइज एम जी एंटी क्लॉकवाइज तो हो गया ना 0, इसको तो कोई टॉर्क लग ही नहीं है। तो इस एक्सिस के अबाउट क्या बोला मैंने, इस एक्सिस के अबाउट मैं इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूँ। बात समझ में नहीं पड़ता, इज दैट क्लियर? तो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी, ये लिखते हैं। सबसे पहले हम ट्रांसलेशन के लिए कितना एंगुलर मोमेंटम है वो लिखेंगे, फिर रोटेशन के लिए कितना एंगुलर मोमेंटम है वो लिखेंगे। भूलो मत, रोटेशन के लिए जो हम एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे उसमें जो आई यूज करेंगे वो आई इस एक्सिस के अबाउट नहीं होगा। सो इफ आई टॉक अबाउट इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ध्यान देना एम वी नॉट, ये एक्सिस है ना, ये एक्सिस है ना, ये एम वी नॉट का लाइन ऑफ एक्शन है, ये एम वी नॉट का लाइन ऑफ एक्शन है, ये डिस्टेंस कितना होगा भाई r, दिस इज एम वी नॉट इनटू r प्लस सेंस क्या है, क्लॉकवाइज ही है सेंस, इसका रोटेशन का भी सेंस कैसा है, क्लॉकवाइज, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। आई अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होगा 2/5 है r स्क्वायर इनटू ओमेगा, ओमेगा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं दिस इज इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। फाइनल क्या है, ये सिचुएशन है फाइनल, इसी एक्सिस के अबाउट, इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन। क्या लिखेंगे हम, एम वी आर,
अरे भाई ये है ना क्या लिखेंगे हम एम वी आर प्लस आईसीओम इंटू ओमेगा हमेशा आईसीओम आईसीओम क्या होगा इन दिस केस 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा की जगह क्या मैं वी बाय आर लिख सकता हूँ हमको क्या चाहिए हमको तो वी चाहिए इसमें ओमेगा को इग्नोर कर रहा हूँ हटा रहा हूँ ठीक है आर आर स्क्वायर दिया एम वी नॉट आर 2/5 सॉरी 2 भी दिया एम वी नॉट आर बाय 5 होगा यहाँ क्या आएगा आर आर स्क्वायर दिया ऊपर से एम वी आर नीचे कितना हो गया 2/5 एम वी आर 7 एम वी आर डिवाइडेड बाय 5 दिया एम एम दिया आर आर गया तो वी का वैल्यू कितना हो गया 6 एक लाइन में आंसर ये तो किया मैंने और तो कुछ किया ही नहीं ये कितना था 6 वी नॉट बाय 7 ये कितना हुआ 6 वी नॉट बाय 7 सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन समझ में मैंने क्या कहा एंगुलर मोमेंटम यू हैव टू बी वेरी केयरफुल लोग कहाँ गलती करते हैं आई इंटू ओमेगा लिखने में ये आई ले लेते हैं समझ में आ रहा है नहीं यार इसलिए मैंने इधर बनाया आई बहुत लोग यहाँ बना देते हैं फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड बात एक ही है यहाँ मानो या यहाँ मानो बात एक ही फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड तो आई हमेशा क्या लेना है आई अबाउट सेंटर ऑफ गलती नहीं करना इज दैट क्लियर कैन यू ओके जवाब दो शेयर दिख रहा है सेंटर के एक्स डिस्टेंस ऊपर एक फोर्स लगा है दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा आगे माइनस करेक्ट मैं बताऊं तुम लोगों ने क्या सोचा है तुमने सोचा है कि सर ये एग्जिस्ट है फोर्स लगा और ये स्क्वायर कैसे बनेगा क्लॉकवाइज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किधर जाएगा पीछे फ्रिक्शन आ गया यही सोच के बोला लेकिन ऐसा सोचना गलत है क्यों गलत है बिकॉज तुमने जो फोर्स एक्सर्ट किया है तुमने फोर्स के सिर्फ रोटेटरी इफेक्ट को कंसीडर किया कि फोर्स रोटेट करवाता है तुम ये भूल गए कि अगर तुमने इस पर फोर्स लगाया इस बॉडी का ट्रांसलेशन का भी टेंडेंसी बनेगा यू एग्री विद दिस तो रोटेशन के इस पॉइंट का पीछे जाने का टेंडेंसी बन रहा है और फोर्स लगने के कारण इस बॉडी का या इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का आगे जाने का टेंडेंसी बन रहा है अभी दोनों में से जो जीतेगा उसके अकॉर्डिंग फ्रिक्शन डिसाइड होगा तो हम कह नहीं सकते फ्रिक्शन किधर लग रहा है आपको चेक करना पड़ेगा जो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो यहाँ से तुमने क्या सीखा कि फोर्स दिखा और घूम उस फोर्स का सिर्फ रोटेशन करने वाला इफेक्ट देखने से नहीं चलेगा फोर्स लगेगा तो क्या करेगा बॉडी ट्रांसलेट भी करेगा और रोटेट भी करेगा अच्छा फ्रिक्शन का डायरेक्शन देने के लिए मैंने तुमको क्या टेक्निक सिखाया था क्या थॉट प्रोसेस सिखाया था फ्रिक्शन नहीं होता था अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता वो जो होता है उसको अपोज करेगा फ्रिक्शन तो फॉरगेट अबाउट फ्रिक्शन है ही नहीं स्मूथ है अभी सोचो क्या होगा अभी तुमने सर एफ लगा है इसके पास एक ए आएगा इसके पास इधर अल्फा आएगा तो इस पॉइंट के पास भी इधर एक ए आएगा इधर क्या आएगा अभी ए ज्यादा हुआ आर अल्फा से इट विल बी ए केस ऑफ फॉरवर्ड स्लिपिंग फ्रिक्शन पीछे लगा दो अगर आर अल्फा ज्यादा हुआ ए से इट विल बी ए केस ऑफ बैकवर्ड स्लिपिंग फ्रिक्शन आगे लगा दो अगर ए बराबर आर अल्फा हुआ तो फ्रिक्शन आएगा बात समझ में अभी ये कितना होगा अल्फा कितना होगा समझ में आ रहा है ये तो करना आता ही है ऐसे करके तुमको चेक करके बताना पड़ेगा तुम्हारे टेस्ट पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि ऐसा कौन सा बॉडी है जिसके टॉप मोस्ट पॉइंट अगर मैं फोर्स लगाता हूँ बिना फ्लेक्शन का वो रोल कर पाएगा याद है वो कंसेप्ट इसी को लेकर मैंने कहा था कि वो रिंग होना चाहिए क्या रिंग मेरे से ये रिंग और तुमने फोर्स करना है एकदम टॉपमोस्ट पॉइंट तो इसके लिए ए आएगा इसलिए अल्फा आएगा मैंने फ्रिक्शन कंसिडर किया नहीं मैंने सोचा अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ए का वैल्यू कितना होगा
अल्फा का वैल्यू क्या होगा एफ इंटू आर, ध्यान दो दिस इज द लीवर आर्म डिवाइडेड बाय इसके अबाउट टॉर्क लिखा है ना, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होगा एम आर स्क्वायर, सो दिस इज आर अल्फा इज इक्वल टू व्हाट बाय एम। मतलब इस पॉइंट का आगे कितना होगा ये, इस पॉइंट का पीछे क्या होगा आर अल्फा, इसका वैल्यू भी एफ बाई एम है, आर अल्फा का भी वैल्यू क्या है एफ बाई एम। तभी अगर फ्रिक्शन नहीं होता उस वक्त भी इस पॉइंट का जमीन के रेस्पेक्ट में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, फ्रिक्शन आएगा ही इन केस ऑफ रिंग। विदाउट फ्रिक्शन एक रिंग एक सरफेस पे क्या कर सकता है, रोल कर सकता है। कहां पर फोर्स लगाओगे, एकदम टिप में लगाओगे, टिप में नहीं लगा दिया, अगर तुमने थोड़ा भी नीचे लगा दिया ये तो वही रहेगा, लेकिन अल्फा घट जाएगा, लीवर आर्म घट गया, टॉर्क घट गया, अल्फा घट जाएगा, तब और रोलिंग मोशन नहीं, मतलब फ्रिक्शन आ जाएगा, तब ये जीतेगा। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का मूवमेंट आगे तरफ होगा, फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, फील आ रहा है क्या क्या। देखो इस एफबीडी से तुम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे, इस एफबीडी से इस डिस्कशन से तुम सिर्फ फ्रिक्शन का डायरेक्शन पता चलेगा। मेरे से मैंने इसको थोड़ा नीचे लगाया, तुमको पता चल गया कि ये जीतेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के रिस्पेक्ट में पॉइंट किधर जा रहा है आगे, फ्रिक्शन किधर लगाओगे पीछे। नाउ यू विल स्टार्ट राइटिंग द एक्चुअल इक्वेशंस। अभी तुम लिखोगे भाई ये कितना होगा, ये होगा एफ, ये है करेक्ट इक्वेशन। तुमने पहले फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकाला, फ्रिक्शन अप्लाई किया, अभी तुम सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन। इधर एफ है, फ्रिक्शन किधर है पीछे, तो एक्सीलरेशन क्या होगा एफ माइनस एफ डिवाइडेड बाय व्हाट एम। समझ रहे हो ना, अल्फा पूछ रहा है ऊपर टाउ में कितना है भाई साहब, नेट टॉर्क। अगर ये मैं एक्सिस मानूं एफ भी क्लॉकवाइज, फ्रिक्शन भी क्लॉकवाइज से टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। दोनों का लीवर आर्म क्या है, सॉरी इसका लीवर आर्म आर है तो इसका लीवर आर्म मेरे से एक्स मान लिया मैं, और दोनों का टॉर्क कैसा है एक ही डायरेक्शन, तो हम क्या लिखते हैं एफ इंटू एक्स प्लस एफ इंटू आर डिवाइडेड बाय आई आवर सेंटर ऑफ मास। बात समझ में आ रहा नहीं है, सोचो कि लिख दिया सफिशिएंटली रफ, क्या लिख दिया मतलब स्लिपिंग होगा ही नहीं, इसका मतलब थोड़ी ना कि फ्रिक्शन नहीं लगेगा, फ्रिक्शन लग रहा है इसीलिए ना स्लिप नहीं हो रहा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, फ्रिक्शन लगने के बाद ए और अल्फा दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बात को समझो, इन दैट सिनेरियो तुम गलती से एफ का वैल्यू म्यू मत लिख देना, बिकॉज यहां पर घिसाई नहीं हो रहा, घिसाई नहीं हो रहा तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तो म्यू एन नहीं होता, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन कैसा है। क्या हम एफ का वैल्यू निकाल सकते हो, ए इक्वल टू आर अल्फा तो हो जाएगा। सफिशिएंटली रफ का मतलब क्या है, सफिशिएंटली रफ का मतलब क्या है, घिसाई नहीं होगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का वेलोसिटी क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा, 0 होगा, मतलब ए इक्वल टू आर अल्फा अभी भी होल्ड करेगा। कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, ये पूरा मेहनत मैंने क्यों किया, जस्ट फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकालने के लिए, पता चल गया अभी एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। वहां समझ में ए की जगह तुम क्या लिखोगे, एफ माइनस एफ डिवाइडेड बाय व्हाट, आर अल्फा की जगह क्या लिखोगे, आर एफ एक्स प्लस एफ इंटू आर डिवाइडेड बाय व्हाट आई। ध्यान देना एक्स भी गिवन ही है, फ्रिक्शन क्या है अननोन, यहां से तुम्हारा फ्रिक्शन का वैल्यू निकलेगा। बात को समझ में मैंने क्या कहा, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग गया वो क्या है, वो स्टैटिक है। इसके पहले जो प्रॉब्लम कराया था याद है ना, वी नॉट बाय 2 आर वी नॉट, वो तो घिसाई हो ही रहा है, वो तो घिसाई हो ही रहा है, उस पॉइंट की रिलेटिव वेलोसिटी है ही आगे की तरफ। उस वक्त जो फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, वो क्लियर। देखो सारा मेहनत इसमें ही करना है, फ्रिक्शन का डायरेक्शन का मेहनत निकालने की मेहनत यही करना है। अगर मैं फोर्स सेंटर ऑफ मास के ऊपर नहीं लगा के सेंटर ऑफ मास के नीचे लगाता तो इतना मेहनत करना नहीं पड़ता। सोचो तुमने फोर्स इधर लगाया, ए किधर बनेगा, इधर, अल्फा किधर बनेगा, एग्री विद दिस। अभी सोचो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, फ्रिक्शन नहीं होता तो एक्सीलरेशन के लिए इधर, रोटेशन के लिए भी आर अल्फा इधर ही आता, तो यहाँ पर श्योर शॉर्ट केस है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे का। इस केस में श्योर शॉर्ट नहीं था, इस केस में डिपेंड करता है कि कौन जीतेगा,
बिकॉज ए एंड आर अल्फा क्या है, ऑपोजिट टू ईच अदर। इज दैट क्लियर? यहाँ पर तुमने फोर्स सेंटर ऑफ मास के ऊपर लगाया, लेकिन यहाँ पर तुमने जो फोर्स लगाया वो सेंटर ऑफ मास के नीचे लगाया। ए भी जिस तरफ आया, आर अल्फा भी उधर ही आया, तो यहाँ पर ज्यादा लोड नहीं है। यहाँ पर तुमको ए और आर अल्फा का मैग्नीट्यूड चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ए एंड आर अल्फा एक ही डायरेक्शन में, और तुम बहुत डेफिनेटली कह पाओगे कि फ्रिक्शन किधर लग रहा है, पीछे। जैसे कि तुम्हारे पास इंक्लाइंड प्लेन है और इसके ऊपर से तुमने एक स्फीयर को रिलीज किया, फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर। सबसे पहले सोचोगे सर अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता? सर अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो यहाँ पर एक फोर्स लगता sin थीटा, यहाँ पर एक फोर्स लगता mg cos थीटा, और यहाँ पर एक नॉर्मल एन लगता। इसके अलावा कोई फोर्स नहीं लगता, और तीनों फोर्सेस के पास टॉर्क प्रोड्यूस करने का कोई कैपेसिटी नहीं है, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। मतलब अगर एक स्मूथ इंक्लाइन प्लेन में तुम किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को रिलीज करोगे, वो ट्रांसलेट करके नीचे जाएगा, रोटेट नहीं करेगा, बिकॉज इस पर टॉर्क लग ही नहीं रहा। तो ये केस भी बहुत सिंपल है, क्योंकि अगर फ्रिक्शन नहीं होता इस पॉइंट का मूवमेंट का टेंडेंसी किधर होता, नीचे की तरफ। अरे बोलो, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये स्फीयर जमीन इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में नीचे जाता ही नहीं जाता, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किधर जाता है, नीचे की तरफ। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ। बात समझ में आया? और इसी फ्रिक्शन के लिए एक अल्फा इधर आएगा। बात समझ में आ रहा नहीं आता? सो दैट इज हाउ यू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। सिर्फ लोड इस केस में, अगर सेंटर ऑफ मास के ऊपर फोर्स रखे तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन किस तरफ है उसके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, ए बड़ा या आर अल्फा बड़ा। इन दोनों केसेस के लिए नहीं चेंज। क्या हो गया, कुछ माइंड ब्लॉक हो गया क्या तुम लोग? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? पॉज कर। ओके चलो देखो, यहाँ पर हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, इज सफिशिएंटली रफ, इसके ऊपर से एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को रिलीज किया गया, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास के अबाउट mr²। तो इसका लीनियर एक्सप्रेशन पूछा गया। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन? सबसे पहले तो एफबीटी बनाना ही है ना। इधर कितना आएगा, इधर इधर, और फिर ये सोचना कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होगा। फ्रिक्शन नहीं होता तो ये ट्रांसलेट करके नीचे जाता, बिकॉज सारे फोर्सेस किसके थ्रू पास करें, सेंटर ऑफ मास, तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता, ट्रांसलेट करता, तो ये पॉइंट जमीन के रिस्पेक्ट में नीचे स्लाइड करता, तो इसमें फ्रिक्शन पीछे लगेगा, राइट। तो इस तरीके से हमने फ्रिक्शन का डायरेक्शन निकाल लिया। क्या वो ग्लाइड करता है क्या? नहीं करता। सफिशिएंटली रफ बोला है, मतलब इस पॉइंट के बीच और इस पॉइंट के बीच कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा, नो स्लिप कंडीशन है। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? जैसे नो स्लिप कंडीशन, तो रोलिंग मोशन होगा, और फ्रिक्शन जो लगेगा वो क्या होगा, स्टैटिक। इज दैट क्लियर? क्या तुम मुझे अभी ACM का वैल्यू बता सकते हो? ऐसे इक्वेशन अगर लिखना चाहो, नेट फोर्स कितना होगा, sin थीटा माइनस। अच्छा एक मिनट, ACM तो नीचे आएगा, और अल्फा बनाने वाला तो फ्रिक्शन है, अल्फा इधर आएगा। इस कॉन्टेक्ट का देखो तो ACM नीचे की तरफ, और रोटेशन के लिए इसका कितना आ जाएगा, एंड इट्स बिकॉज़ दिस इज रोलिंग मोशन ऑन ए स्टैटिक प्लेटफॉर्म। ACM के वैल्यू आर अल्फा के बराबर होगा ही नहीं, ठीक। अच्छा ACM का अगर वैल्यू लिखना चाहिए, ACM इधर है, तो ये वाला फोर्स बड़ा होगा, ये वाला फोर्स छोटा होगा मैग्नीट्यूड में, तो नेट फोर्स कितना होगा, mg sin थीटा माइनस है। ठीक है, मैं जो निकालना चाहता हूँ उसके लिए ये नहीं चाहिए, फिर भी तुमको करके दिखाना। अल्फा पूछा जाए तो अल्फा हम क्या करेंगे, मैंने जैसे कहा था सेंटर ऑफ मास के बोर्ड लिख सकते हो, और ये है पॉइंट ऑफ जीरो वेलोसिटी, जीरो एक्सीलरेशन, इसके बोर्ड लिख सकते हो। सेंटर ऑफ मास को एक्सिस मानना, तो फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा F, जो कि अननोन है, और मैंने तो लेकिन अगर इसको एक्सिस माना, फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो आएगा, तो mg का टॉर्क जो कि नोन क्वांटिटी, तो इसके बोर्ड लिखते हैं टॉर्क कितना होगा, mg sin थीटा टू r, है ना, और डिवाइडेड बाय I किसके अबाउट, I भी इसी के अबाउट, पैरेलल एक्सिस्ट थ्योरम, I अबाउट सेंटर ऑफ मास nmr² प्लस m2 r²। बोलो भाई, सो nmr² प्लस m2 r², ध्यान देना दिस इज mg sin थीटा इनटू r, डिवाइडेड बाय हम क्या कर देंगे 1 प्लस m, ये कितना हो जाएगा mr²,
एम चला गया, आर स्क्वायर चला गया, दिस इज अल्फा। हमको पता है कि एक सीएम चाहिए तो आर अल्फा चाहिए, यहाँ से हम आर अल्फा लिख सकते हैं। आर अल्फा का वैल्यू कितना होगा, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय व्हाट, इस तरीके से मिला। पक्का?